एक्ट 2 सेक्शन 1, जहाँ पे हम देखेंगे सिसिली, मिस प्रिज्म एंड डॉक्टर चॉज़ेबल। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ पे हम देखते हैं एक्ट 2 के अंदर हम देखेंगे कि अब हम मैनर हाउस में पहुंच चुके हैं जो कि वुल्टन में है, जो कि जैक का घर है। एक्ट 1 में हमने देखा कि देयर वाज एक्ट 1 में हमारे पास जो है सिसिली थी, सॉरी एक्ट 1 जो है हमने देखा कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एल्गरनॉन होता है जो कि बहुत ज़्यादा एक एपिथेरस नेचर का होता है, और उसमें हम कुछ कैरेक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं। दोज आर जॉन वर्दिंग या जैक वर्दिंग, एल्गरनॉन मॉनक्रीफ, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स होते हैं। जैक जो है एल्गरनॉन से मिलने आता है, और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि लेन जो है वो एल्गरनॉन का जो है बटलर होता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि जैक वर्दिंग जो है वो इंटरेस्टेड है एल्गरनॉन की कजन ग्वेंडोलन में, ग्वेंडोलन फेयरफैक्स। ठीक है, इस वजह से वो जो है अपना नाम चेंज कर आया है, और उस वो शहर में आया है, और जो नाम है उसकी उसका जो उसने चेंज किया हुआ अपना नाम वो अर्नेस्ट है। ग्वेंडोलन एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसका नाम जो है अर्नेस्ट हो, तो वो कहती है कि मेरे जो ख्वाबों का शहजादा है या जो मेरा आइडियल है वो अर्नेस्ट ही होगा। लेडी ब्रेकनल उस वक्त हाजिर हो जाती है जबकि जैक जो है वो ग्वेंडोलन फेयरफैक्स को प्रपोज करता है। लेडी ब्रेकनल इंक्वायर करती है, वो हर चीज पे जो है ओके करती जाती है, लेकिन एक चीज पे आके वो रिफ्यूज कर देती है जब उसको ये पता चलता है कि जैक जो है वो एक स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन में क्लॉक रूम में एक बैग में मिला है, और यहाँ से वो सब कुछ इनकार कर देती है। आफ्टर रिफ्यूजल वो जो है हम देखते हैं जब लेडी ब्रेगनल उसको रिफ्यूज कर देती है तो जैक और एल्गरनॉन के दरमियान एक लंबी बहस होती है जिसमें ये वीमेन नेचर को बेसिकली आपस में डिस्कस करते हैं कि वीमेन कैसी होती है। और फिर वो उससे पूछता है कि भाई तुमने एट द एंड ऑफ द एक्ट 1 सीन 1, एट द एंड ऑफ एक्ट 1 जैक जो है जब उससे ये पूछता है कि तुमने ग्वेंडोलन को सब कुछ रिवील कर दिया है, तो वो उससे कहता है नहीं। फिर वो उससे पूछता है कि तुमने सिसिली कार्डियो के बारे में भी बताया है ग्वेंडोलन को, तो वो इससे भी इनकार कर देता है कि वीमेन को ऐसा नहीं बताना। और उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के अंदर काउंटर कमेंट्स होते हैं अबाउट द वीमेन नेचर, और उसके बाद ड्रामा एंड हो जाता है। एक्ट 1 जो है वो हमारा एंड हो जाता है। जब हम एक्ट 2 सीन 2 पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो ड्रामा स्टार्ट होता है दैट इज द बेसिक एट मैनर हाउस वुल्टन। ठीक है, अब हम वुल्टन मैनर हाउस में देखते हैं जिसको हम हर्टफोर्ड शायर भी कह रहे थे कि वहाँ पे मैनर हाउस था, और यहाँ पे कौन कौन रहता है, यहाँ पे सिसिली रहती है, मिस प्रिज्म रहती है, और जो जैक है वो सिसिली जैक की वार्ड है, और जैक जो है वो सिसिली का जो है मतलब उसको उसने पाला है। और फिर हम इसके अंदर एक और कैरेक्टर देखते हैं जो कि मिस डॉक्टर चॉज़ेबल है, जो कि एक एक्लेसियास्टिकल कैरेक्टर है। अच्छा जी, यहाँ पे सीन में देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पे गार्डन एट द मैनर हाउस। एक गार्डन है जो कि अब आपको बताई जा रही है सेटिंग्स क्या है सेट की। अ फ्लाइट ऑफ ग्रे स्टोन स्टेप लीड अप टू द हाउस, द गार्डन ऑफ एन garden and old fashioned one full of rose, time of year July, sorry, time of year क्या है, जुलाई है। basket chairs and a table covered with books are set under a large yew tree. Miss Prism discovered seated at the table Cecily is the back watering flowers। ठीक है, मिस प्रिज्म जो है वो टेबल पे बैठ चुकी है जो कि फुल ऑफ बुक्स है। एक टेबल जो कि कवर्ड है फुल ऑफ बुक्स, यानी कि उसके ऊपर स्कैटर्ड है किताबें। यहाँ भी दिखाया जा रहा है कि मिस प्रिज्म जो है वो एक पजल्ड किस्म की खातून है जो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड शो करती है, नॉलेजेबल शो करती है, बुकिश शो करती है, लेकिन वो इस तरह की बंदी है जो कि किताबों में इतनी मसरूफ रहती है या इतनी मशगूल रहती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ नॉलेज। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान के पास जब बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए ना तो उसकी मेमोरी भी शॉर्ट हो जाती है, तो मिस प्रिज्म इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मिस
प्रिज्म डिस्कवर्ड सीटेड द टेबल, हम देखते हैं कि मिस प्रिज्म जो है टेबल पे बैठी हुई है और सीसीली कहीं पीछे पौधों को पानी दे रही है. मिस प्रिज्म कॉलिंग Cecily, surely such a utilitarian occupation as the watering of flower is rather Morton's duty than yours. अब वो सीसीली को कहते हैं, सीसीली कहती है, सीसीली जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है. अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि मिस प्रिज्म चाह रही है कि ये जर्मन लेसन पढ़े, लेकिन सीसीली जर्मन लेसन नहीं पढ़ना चाह रही और वो क्या कर रही है, उससे भागने के लिए वो पौधों को पानी दे रही है. और वो यहाँ पे कहती है सीसीली को वो आवाज देते हुए कहती है, देखो सीसीली, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि तुम पौधों को पानी दो, बल्कि ये किसकी है, मॉल्टन ड्यूटी है, मॉल्टन की ड्यूटी है. यानी कि वो जो गार्डनर है उसकी ड्यूटी है, उसका नाम यहाँ पे मॉल्टन है. स्पेशली एट अ मोमेंट व्हेन इंटेलेक्चुअल प्लेजर अवेट्स यू. स्पेशली अब वो इंटेलेक्चुअल प्लेजर किसको कहती है, वो उन जर्मन लेसन्स को कहती है जो कि मिस प्रिज्म चाहती हैं कि सीसीली पढ़े. Your German grammar is on the table. Pray open it. Page 15. We will repeat yesterday's lesson. अब वो उसको कहती है कि देखो, तुम ये जो पौधों को पानी दे रही हो, तो ये तो तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि ये गार्डनर मॉल्टन का काम है कि जो ये करे. तुम्हारी वो जो इंटेलेक्चुअल लेक्चर्स हैं या प्लेजर ऑफ योर स्टडी जो कि अंडर माय गाइडेंस एंड सुपरविजन है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं. और तुम्हारी ये जो जर्मन ग्रामर की किताब है वो जो है तुम्हारा इंतजार कर रही है. अब तुम पेज नंबर 15 को खोलो और हम कल वाला लेसन दोबारा से रिपीट करेंगे. सीसीली कमिंग ओवर very slowly, but I don't like German. It is not at all becoming a language. वो कहती है कि मैं जो हूँ जर्मन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अनविलिंगली वो ये शो करती है I don't like the German language और it is not at all suitable or elegant language. I know preferably well that I look quite plain after my German lesson. और वो कहती है कि I am thoroughly conscious of the fact. वो कहती है ना I know perfectly well कि मुझे सब कुछ पता है कि जब मैं I look quite plain after my German lesson कि मैं जर्मन लेसन सुनने के बाद जो है बिल्कुल अनअट्रैक्टिव लगने लग जाती हूँ, मैं बिल्कुल अगली लगने लग जाती हूँ. यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि इतना पढ़ने के बाद जो है मैं बहुत ज्यादा अगली लगने लग जाती हूँ. ये जो है एक ये सीसीली की वेट है. दूसरा ये एक पैराडॉक्सिकल रिमार्क है. स्टडी जर्मन से सीसीली हैज द इफेक्ट ऑफ डायमिनिशिंग हर फिजिकल चार्म. ठीक है, वो कहती है कि ये स्टडिंग जर्मन सेज सीसीली हैज द इफेक्ट ऑफ डायमिनिशिंग हर फिजिकल चार्म. उसके फिजिकल चार्म को वो डायमिनिश कर देते हैं. ठीक है, तो वो इस वजह से पढ़ना नहीं चाहती. और नॉर्मली लड़कियां जो हैं वो इसलिए पढ़ाई से भागती हैं क्योंकि उनके फिजिकल चार्म्स जो है कहीं वो खत्म ना हो जाए. मिस प्रिज्म, अक्सर लोग है ना, वो स्पेशली लड़कियां क्यों भाग रही होती हैं किताबों से, इसीलिए भाग रही होती है ना कि फिर जो है और चीजों का टाइम नहीं मिलता. मिस प्रिज्म, चाइल्ड, यू नो हाउ anxious your guardian is that you should improve yourself in every way. He laid. और वो कहती है, चाइल्ड, मेरी बच्ची, यू नो हाउ anxious your guardian is, कि तुम्हारा गार्डियन यानी कि कौन, जैक. जैक जो है वो तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा कंसर्न्ड है. इज दैट यू शुड इम्प्रूव योर सेल्फ इन एवरी वे, कि तुम्हें अपने आप को हर लिहाज से जो है इम्प्रूव करना चाहिए. ही लेट पर्टिकुलर स्ट्रेस ऑन योर जर्मन, और वो जो है पर्टिकुलर स्ट्रेस देता है तुम्हारी जर्मन के पे एज ही वाज लिविंग फॉर टाउन यस्टरडे, जैसे वो लीव करता है टाउन के लिए यस्टरडे. इंडीड ही ऑलवेज ले स्ट्रेस ऑन योर जर्मन व्हेन ही इज लिविंग फॉर द टाउन. वो जो है स्ट्रेस डालता है तुम्हारी हमेशा, वो मतलब ही इज मच कंसर्न्ड अबाउट द योर जर्मन लेसन, कि जब वो लीव करता है फॉर द टाउन यानी कि लंदन के लिए जब वो लीव करता है तो वो तुम्हारी जर्मन के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन पे करता है. सीसीली, डियर अंकल जैक is so very serious. Sometimes he's so serious that I think he cannot quite well. वो कहती है वो तो इतना ज्यादा सीरियस माइंडेड इंसान है कि कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि वो जो है मेंटली अनसाउंड है, वो मेंटली जो है अनवेल है. मिस प्रिज्म ड्राइंग herself up. अब वो straightening herself. Your guardian enjoys the best of health, and his gravity of demeanor is especially to be commended in one so comparatively young as he is.
I know no one who has higher sense of duty and responsibility. मुझे ऐसा इंसान नहीं नजर आया जो कि इतनी उसके अंदर हाई सेंस हो, यानी कि वो कहते देखो तुम्हारा जो गार्डियन है उसकी एंजॉय द बेस्ट ऑफ द हेल्थ, यानी कि वो एक हेल्दी इंसान है एंड हिज ग्रेविटी ऑफ डेमन्योर्ड, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है वो हेल और हार्डी है, और वो जो उसकी सीरियसनेस है वो मतलब ये शो नहीं करती कि वो मेंटली सिक है। एज आई नो नो वन, और मैं मुझे इतना सीरियस बिहेवियर जो उसकी ये जितने भी सीरियस बिहेवियर्स हैं वो डिजर्व करते हैं एडमायरेशन। क्यों? क्योंकि जब मैंने कोई भी ऐसा सीरियस इंसान नहीं देखा जिसके अंदर इतनी हायर सेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो देन योर गार्डियन। वो यानी कि उसको प्रेज करती है। सिसिली आई सपोज दैट इज व्हाई ही ऑफन लुक एट अ लिटिल बोर्ड व्हेन वी थ्री आर टुगेदर। और वो कहती है आई सपोज इट इज हायर सेंस ऑफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई सपोज दैट इज क्या है, उसकी हाई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी सीरियसनेस है, जिसकी वजह से जब भी हम जो है इकट्ठे होते हैं तो मुझे बोरिंग लगता है। ठीक है, वो कहती है मुझे उसकी हाई सेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जब हम तीन इकट्ठे होते हैं उसकी हाई सेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही जब हम तीन इकट्ठे होते हैं तो मैं बोर होना शुरू हो जाती है। मिस प्रिज्म सिसिली आई एम सरप्राइज्ड एट यू। वो कहती कि आई एम सरप्राइज्ड बाय द वे यू टॉक अबाउट योर गार्डियन। मिस्टर वर्दिंग हैज मेनी ट्रबल्स इन हिज लाइफ। उसकी मिस्टर वर्दिंग ही हैज मेनी वरीज इन हिज लाइफ। Riddle merriment and triviality would be out of place in his conversation। और वो कहता है there is no room for vain mirth, यानी कि idle merriment मतलब वो अपना वक्त जाया नहीं करता मेरे मैरिमेंट में, एंड ट्राइवियलिटी, और ये जो ट्राइवियलिटी है वो उसकी कन्वर्सेशन से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि बेवकूफाना गुफ्तगू, सिली जो गुफ्तगू है वो नहीं करता अपनी टॉक में। यू मस्ट रिमेंबर हिज कांस्टेंट एंजाइटी अबाउट द अनफॉर्चुनेट यंग मैन हिज ब्रदर। और वो फिर उसके बाद किस चीज का जिक्र करती है, वो कहते हैं ये एक ऐसा इंसान है, a man like him cannot afford to indulge in mirthful and frivolous talk। और तुम यहाँ से अंदाजा लगाओ कि वो कितना कंसर्न्ड है अबाउट द वेलफेयर ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट यंग मैन। इसका जो भाई है उसके बारे में वो कितना ज्यादा कॉन्शियस है। अब यहाँ पे आप अंदाजा करें कि एक तरफ मिस प्रिज्म जो है, देयर इज द आयरनी इन दीज लाइज, मोर ओवर देयर इज अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कि एक तरफ वो कह रही है कि वो इडल मैरिमेंट में नहीं हिस्सा लेता, और दूसरी तरफ आयरनी ये है कि वो मैरिमेंट के लिए ही लंदन गया हुआ है। इसीलिए आई विश, और किसके पीछे, एक लड़की के पीछे और घूमने फिरने के पीछे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए। और यहाँ पे वो क्या शो कर रही है कि वो हाईली रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान है और बहुत सीरियस किस्म का इंसान है। बेवकूफियां वो नहीं करता, ट्राइवियल मैटर्स में वो इंडल्ज नहीं होता। Cecily, I wish Uncle Jack would allow that unfortunate young man, his brother, to come down here sometime। और वो कहती मैं विश करती हूँ कि उसका भाई कभी यहाँ पे आए। We might have some good influence over him, Miss Prism, और हमारा कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हो ताकि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। I am sure you certainly would, और मुझे पता है कि आप ऐसा करेंगी। You know German and geology and things of that kind influence a man very much। और वो कहती है कि देखें आपको तो जर्मन भी आती है और जियोलॉजी भी आती है, तो इस तरह की तो चीजें इंसान को बहुत ज्यादा क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी कि उसकी सेहत ठीक ठीक हो जाएगी। सिसिली बिगिंस टू राइट इन हर डायरी। सिसिली जो है अपनी राइटिंग में लिखती है, मिस सिसिली शेकिंग हर हेड, मिस प्रिज्म सॉरी शेकिंग हर हेड, I do not think that even I could produce any effect on character that, according to his own brother's admission, is irretrievable, weak and vacillating। और वो फिर अपना मतलब इनकार करने, डिसएग्रीमेंट शो करती है with the what Cecily has said। और वो कहती है I do not think that, कि मुझे नहीं लगता है ऐसा, that even I could produce any effect on इस तरह के कैरेक्टर के ऊपर मैं कोई जो है इन्फ्लुएंस जो है वो डाल सकूंगी। To his own brother is irretrievable weak, जो कि according to his own brother confession is so weak and vacillating, और जो कि इतना अनस्टेबल है to beyond any reform। vacillating कहते हैं, vacillating and unstable to be beyond to reform, यानी कि इतना अनस्टेबल और वीक कैरेक्टर है कि जिसको सही करना, रिफॉर्म करना बहुत बाहर है।
तो वो कहती है मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, इंडीड आई एम नॉट श्योर दैट आई वुड डिजायर टू रिक्लेम हिम, और वो कहती है और इंडीड आई एम नॉट इवन श्योर दैट आई हैव बीन एनी विश टू रिफॉर्म हिम, I am not in favor of his modern mania for turning bad people into good people at the moment's notice. और मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हिज मॉडर्न ऑब्सेशन टू रिफॉर्म, और मैं तो इस फेवर में हुई नहीं कि मैं उसको रिफॉर्म करूंगी इनटू गुड पीपल एट मोमेंट, टर्निंग बैड पीपल इनटू गुड पीपल एट मोमेंट्स टेस्ट, यानी कि इस वक्त जो शॉर्ट नोटिस पे मैं कम से कम बुरे इंसानों को अच्छा नहीं बना सकती। एज अ मैन सो लेट हिम रीड, ठीक है। और वो कहती है लेट अ मैन सफर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन हैबिट्स एंड एक्शन, यू मस्ट put away your diary, Cecily. I really don't see why you should keep a diary at all. और वो कहती है सीसीली अब तुम्हें अपनी ये डायरी जो है वो जो है एक साइड में रख देना चाहिए, और मुझे समझ नहीं आती तुम हर वक्त अपनी डायरी क्यों लिखती रहती हो या हर वक्त उसको अपने साथ क्यों रखती हो। सीसीली आई कीप अ डायरी इन ऑर्डर टू एंटर द वंडरफुल सीक्रेट्स ऑफ माई लाइफ, और वो कहती है मैं वंडरफुल सीक्रेट्स ऑफ माय लाइफ जो है वो इसके अंदर ऐड करती हूँ। इफ आई डिड नॉट राइट देम डाउन आई शुड प्रोबेबली फॉरगेट ऑल अबाउट देम, और अगर मैं नहीं लिखूंगी तो सारी जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है मेरी लाइफ के वो गुम हो जाएंगे। ये हो गया जनाब आपका लाइन नंबर 55, ठीक है। यहाँ पे लाइन नंबर 55 तक आपका कंप्लीट हो गया है। लाइन नंबर 100 तक आप लोगों का होमवर्क है, ये आप मार्क कर लीजिएगा। एक काम करें, इनको ना डायलॉग वाइज मार्क करना है। मिस प्रिज्म नंबर फर्स्ट डायलॉग, देन सेकंड, इस तरह कर लें। इस तरह डायलॉग वाइज हमारे लिए आसान हो जाएगा कि ये कौन सा डायलॉग चल रहा है, ठीक है। आप डायलॉग सेंटर कर लें ताकि हमारे लिए आसान हो। तो आप जो है आप काउंट करके जो है लाइन नंबर 100 तक जो है इसको कर लीजिएगा। ये आती हैं यहाँ पे, मिस प्रिज्म दैट वुड बी डिलाइटफुल, नीचे आ जाइए। यहाँ तक बेटा आपका होमवर्क है। व्हाट वुड बी डिलाइटफुल सिसिली, यू विल रीड योर पॉलिटिकल इकोनॉमी इन माय एब्सेंस। ये 100 लाइंस आप लोगों की बन जाएंगी। तो यहाँ तक आपने जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ तक बेटा आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए, करके फोन करके और